गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बीआरबीएल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी गाइस। तो मॉड्यूल ए चैप्टर 6 को हम लेकर के आए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेटर्स ऑफ एनबीएफसीज के बारे में। तो उससे पहले तो हम ये समझ लेंगे कि एनबीएफसीज कौन होते हैं, कौन इसको सुपरवाइज करता है, ठीक है, क्या क्या इनके काम होते हैं। फिर हम इसके रेगुलेटर्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एनबीएफसीज क्या होता है। तो एनबीएफसीज का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। किसके एक्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड होता है? तो कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 के अंदर इसको रजिस्टर्ड किया गया है। तो ये किस तरीके का काम करता है? तो जैसे बैंक आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करती है, सिमिलरली एनबीएफसीज भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करती है, लेकिन ये बैंक नहीं होता है। तो व्हाट डू एनबीएफसीज डू? एनबीएफसीज करता क्या है? तो एनबीएफसीज आपके इंगेज्ड होते हैं इन लोन्स एंड एडवांसेस। आपको लोन्स एंड एडवांसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने में इन सिक्योरिटीज़, जैसे कि आप कोई शेयर को बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बॉन्ड्स को बाई कर रहे हो, डिबेंचर्स को बाई कर रहे हो, उस केस में आपको हेल्प करती है। लीजिंग एंड हायर परचेज में हेल्प करती है, यानी कि रेंट आउट करना हो अगर आपको अपने एसेट्स को, बाय नाउ और पे इन इंस्टॉलमेंट वाला अगर कोई फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि एनबीएफसीज आपको फाइनेंस करती है फॉर द टू व्हीलर्स एज वेल। इंश्योरेंस बिजनेस में, यानी कि कुछ एनबीएफसीज को आप देखोगे इंश्योरेंस में भी होती है, तो वो आपको उसमें भी हेल्प करती है। चिट फंड बिजनेस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। किस चीज़ में एनबीएफसीज आपको हेल्प नहीं करती है, या क्या क्या इंक्लूडेड, कौन कौन सी कंपनीज इंक्लूडेड नहीं होती है? तो आप देखोगे ऐसी कंपनी जिसका मेन बिजनेस एग्रीकल्चर हो, या उनकी बिजनेस इंडस्ट्री हो, यानी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो, या ट्रेडिंग रिलेटेड हो, या रियल एस्टेट हो, तो इसके साथ एनबीएफसीज डील नहीं करती है। हु रेगुलेट्स एनबीएफसीज? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है एंड सुपरवाइज करता है एनबीएफसीज को। एंड ये जो वर्क होता है स्पेशल विंग के अंदर आरबीआई के, इसको डन किया जाता है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, डीएनबीएस। जो रूल्स होते हैं एनबीएफसीज के आर मेनली गिवन अंडर चैप्टर 3B, चैप्टर 3C एंड चैप्टर 5 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। नाउ मेन फोकस क्या होता है इस रेगुलेशन का? तो आरबीआई रेगुलेशंस ऑफ एनबीएफसीज हैज अ 3 मेन गोल। कौन कौन सा होता है? पहला, डिपोजिटर का प्रोटेक्शन यहाँ पर देखा जाता है, मेक श्योर किया जाता है कि जो भी पीपल है उनको प्रोटेक्ट किया जाए जो डिपॉजिट्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंश्योर किया जाता है कि एनबीएफसीज किसी भी बोरोवर्स के साथ यहाँ पर अनफेयर मीन से ट्रीट ना करे, अनफेयर प्रैक्टिसेस ना करे, तो चीट ना करे बेसिकली, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेक श्योर किया जाता है कि एनबीएफसीज डोंट टेक रिस्की स्टेप्स जो कि हार्म करे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को, ठीक है। चलिए, आरबीआई का पावर एनबीएफसीज पे क्या क्या होता है? तो अगर एनबीएफसीज अच्छा काम नहीं कर रही है, कुछ गलत हो गया, तो आरबीआई उनके लाइसेंस को कैंसिल कर देगी, स्टॉप कर देगी इनको फ्रॉम एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, फाइल कर सकती है क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट इट, रिक्वेस्ट कर सकती है इनको वाइंड अप करने के लिए एनबीएफसीज को अंडर द कंपनीज एक्ट। तो अगर एक्सट्रीम केसेस आते हैं तो आप उस केस में आरबीआई को देखोगे कि वो यहाँ पर अपना इस तरीके का पावर का इस्तेमाल करती है और कंपनी को क्लोज कर देती है। क्यों न्यू रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ गई एनबीएफसीज में? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे ना कि बहुत सारे एनबीएफसीज जो हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और ये एक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी के लिए। तो देयर फेल्यूअर्स कैन अफेक्ट द इंटायर इकोनॉमी। तो आप देखो कि इकोनॉमी का ये पार्ट बन चुका है एनबीएफसीज, तो इसीलिए आरबीआई ने ये फेल्ट किया कि द नीड टू अलाइन एनबीएफसीज रूल्स मोर क्लोजली विद द बैंक्स, ठीक है। चलिए, तो न्यू स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2021 आया। आरबीआई ने इस फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया था 22 अक्टूबर 2021 को। ये इफेक्टिव कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2022 से। तो इट इज़ अ स्केल बेस्ड रेगुलेशन। तो इसका मेन आइडिया कॉन्सेप्ट क्या था कि जितना बड़ा एनबीएफसी, जितना रिस्कियर एनबीएफसी उतना स्ट्रिक्टर रूल, और जितने स्मॉलर एनबीएफसी उतना सिंपलर रूल, ठीक है। इसके लिए इस फ्रेमवर्क को लेकर के आया गया 1 अक्टूबर 2022 को। नाउ रोल ऑफ एनबीएफसीज इन प्रोमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो सवाल ये उठता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ दैट इंक्लूड्स एवरीवन। तो सिर्फ आप बड़ी कंपनी या रिच पीपल या को ही सिर्फ इंक्लूड नहीं करते हो, बल्कि जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, रूरल कस्टमर्स है, पुअर फैमिलीज है, और वीकर सेक्शंस जो है हमारे सोसाइटी के, उन सभी को यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं। मतलब कि हमको ग्रोथ करना है सबका, रिच पीपल को, बिग कंपनीज को एंटरटेन नहीं करेंगे, हम सभी को यहाँ पर हेल्प करेंगे ग्रो करने में, ठीक है। तो वाई एनबीएफसीज आर इंपॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ? क्योंकि देखिए, बैंक जो है ना बैकबोन है फाइनेंस का, लेकिन कभी कभी आपको क्या देखने को मिलता है कि बैंक्स रीच नहीं कर पाती है स्मॉल बोरोवर्स तक, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, लेंदी प्रोसेस होते हैं। तो एनबीएफसीज इस गैप को फिल करती है, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज उन लोगों को प्रोवाइड करती है जिनको, जहाँ तक बैंक की एक्सेस नहीं होती है। तो देयर लोन्स आर यूजुअली कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं एंड क्विकर होते हैं, क्विक होते हैं। लेकिन आपको देखने को क्या मिलता है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर थोड़ा सा बिट हायर देखने को मिलता है।
कैसे एनबीएफसीज प्रमोट करती है गाइस इंक्लूसिव ग्रोथ को? तो क्रेडिट टू एमएसएमईज, अब लोन देती है ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को। अब आपको भी पता है कि एमएसएमईज जॉब क्रिएट करती है, ठीक है। तो बहुत सारे एनबीएफसीज जो होते हैं ना, वो लोन्स ईजिली नहीं ले पाते हैं बैंक से। क्यों? क्योंकि उनके पास कोलेट्रल्स नहीं होते, तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कोलेट्रल बैंक उनको लोन्स नहीं देती है। लेकिन अब आप देखो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एमएसएमईज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दूसरे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है। तो एनबीएफसीज यहाँ पर डिज़ाइन करती है कस्टम प्रोडक्ट्स फॉर द एमएसएमईज विद अ सिंपलर रूल। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जितने भी एनबीएफसीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो स्मॉल लोन्स, सेविंग, मनी ट्रांसफर एंड माइक्रो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। किनको? पुअर फैमिलीज को। तो ये लोन्स लेने में जो भी आपके स्मॉल पीपल होते हैं, अगर उनको कोई स्मॉल बिजनेसेस वगैरह करना है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके और बेटर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जी सके। गोल्ड लोन फाइनेंस किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड हैंड आपको व्हीकल फाइनेंस किया जाता है एनबीएफसीज के द्वारा। आप देखोगे कि मोस्टली आपको जो लोन्स प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा वो न्यू व्हीकल पे होता है, लेकिन एनबीएफसीज आपको लोन्स देती है कोई यूज ट्रक है, ऑटोमोबाइल्स है, कोई कंस्ट्रक्शन व्हीकल है, तो उसमें तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है किनके लिए? अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड ड्राइवर है या कोई स्मॉल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है तो उनके लिए। अफोर्डेबल हाउसिंग, तो एनबीएफसीज आपको स्मॉल हाउस लोन भी प्रोवाइड करती है लो इनकम फैमिलीज को जो कि बाई करना चाहती है या कोई घर बिल्ड करना चाहती है। तो दे रिलैक्स केवाईसी और डॉक्यूमेंटेशन रूल्स टू मेक इट ईजियर फॉर द पुअर बोरोवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से एनबीएफसीज प्रमोट करती है इंक्लूसिव ग्रोथ को। अदर कंट्रीब्यूशंस भी होते हैं इकोनॉमी के लिए एनबीएफसीज के। पहला होता है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, तो ये कन्वर्ट करते हैं पीपल के सेविंग्स को इनटू अ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन, तो प्रोवाइड किया जाता है फंड्स टू द बिजनेस विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग एसेट्स। जो भी लॉन्ग टर्म और स्पेशलाइज्ड क्रेडिट्स होते हैं, जैसे कि एनबीएफसीज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, इक्विपमेंट फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, जैसे आप देख सकते हो एमएसएमईज वगैरह को लोन्स देना, ठीक है, आपको लोन्स देना ट्रांसपोर्टर को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को जो जॉब्स क्रिएट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी कि जब आप इन्वेस्ट करते हो इन बॉन्ड्स एंड शेयर्स। फॉरेन ग्रांट्स एंड इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, तो मेनी फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रीफर इन्वेस्टिंग वाया एनबीएफसीज। ब्रेकिंग पॉवर्टी साइकिल्स, कैसे? तो जितने भी पुअर पीपल होता है उनको स्मॉल लोन प्रोवाइड किया जाता है, तो एनबीएफसीज उनको हेल्प करती है कि वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सको और पॉवर्टी से स्किप कर सको खुद को, ठीक है। तो इस तरीके की कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। तो ये सारे आपके अदर कंट्रीब्यूशंस होते हैं एनबीएफसीज के टू द इकोनॉमी। चलिए इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर सेशन को रैप अप कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसीज इन इंडिया इज रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट? 4 ऑप्शंस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कंपनीज एक्ट 1956 या 2000 या सेबी एक्ट 1992। करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज इसका? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंपनीज एक्ट 1956 और 2013, ठीक है। चलिए, द रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NBFCs is entrusted to which department of RBI? Department of Financial Services, Department of Banking Regulation, Department of Non-Banking Supervision या Department of Economy Policy and Research? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, यानी कि DNBS। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका टॉपिक था गाइस, ठीक है। चलिए, अगर आपको कैब BRBL की मास्टरी बैच चाहिए तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। 40+ आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं, 24/7 आपको रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस है, अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग क्लासेस होगी एंड 10 फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट BRBL का मिल जाएगा। तो किन्हीं को चाहिए तो आप इसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इनरोल कर सकते हैं। साथ के साथ हमारा फाउंडेशन बैच भी है गाइस, तो इसको भी आप इनरोल कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। 250+ लाइव क्लासेस हैं इसमें, ठीक है। आपको PDFs नोट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो डेफिनेटली अगर किन्हीं को बाई करना है तो आप इसको भी बाई कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही गाइस, रेस्ट आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, चैप्टर 6 के। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।